डॉक्टर वकास हैदर एंड आई एम प्रोफेशनली फिजिकल थेरेपिस्ट। और मैंने डीपीटी की है और इस टाइम मेरा एमएस आर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से कंटिन्यू है। उसके अलावा मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ मुल्तान में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है अशरफ नसीर मेडिकल सेंटर। उसके साथ साथ मैं लेक्चरशिप ले रहा हूँ जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने बेसिकली टाइम्स की एक प्रोडक्ट है जिसको हम रेजुनिवेशन कैप्सूल कहते हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। टॉपिक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ? जस्ट मुझे क्लियर कर दें साउंड का, क्योंकि फिर जी मैं वो वकास भाई बिल्कुल परफेक्ट है, आवाज़ क्लियर आ रही है। बस आप अब स्टार्ट करें। थैंक यू। ठीक हो गया। तो कल जो लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे तो हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स की रीड की थी, तो मैं उनको रफली गो थ्रू करा देता हूँ सबको, ताकि जो नए पार्टिसिपेंट हमारे साथ ऐड हुए हैं उन्हें आइडिया हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस कंसेप्ट को लेके चल रहे थे। तो बेसिकली टाइम सेल रीजेनोवेशन कैप्सूल, बेसिकली अगर मैं इसकी मीनिंग्स की बात करूं तो ये सेल्स को रीजेनोवेट करता है। रीजेनोवेशन मीन बेसिकली उसको दोबारा से न्यूली की तरफ लेके आता है, उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी हैं ये कैप्सूल्स टाइम्स के उसको दोबारा से उसकी हेल्दी की तरफ लेके आते हैं, उसको हेल्थ की तरफ लेके आते हैं। कल हम लोग सिंपली बात कर रहे थे हमारे पास पेशेंट क्या है और क्लाइंट क्या है। हम लोगों ने उसका एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा था। क्लाइंट वो होता है जो किसी डिजीज के साथ नहीं होता, वो जनरल अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आता है आपके पास। और पेशेंट वो होता है जो किसी डिजीज के साथ आता है या वो प्रोन टू डिजीज होता है, उसमें रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। डिजीज और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंस होगा? रिस्क फैक्टर वो होगा जिसमें पेशेंट एक्सपोजर तो हो रहा है उसका, उसमें वो चीज प्रेजेंट तो है लेकिन अभी उसकी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आई। लाइक एक पेशेंट है वो हाइपरलिपिडीमिक है, उसमें लिपिड्स की क्वांटिटी ज्यादा है, फैट की कमुलेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन वो रिस्क पे है कार्डियक डिजीज के, दिल के मसलों के रिस्क पे है, लेकिन अभी उसको दिल का मसला स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो रिस्क फैक्टर कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसमें अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आई उस डिजीज की। लेकिन एक पेशेंट जो ऑलरेडी हाइपरलिपिडीमिक है, उसमें लिपिड्स की क्वांटिटी उसके ब्लड में उसकी बॉडी में ज्यादा है और वो कार्डियक डिजीज के साथ भी आया, ऑलरेडी उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या उसको कोई स्ट्रोक हो चुका है या उसके अलावा उसको हार्ट अटैक हो चुका है, तो वो हमारे पास डिजीज्ड पेशेंट होगा। तो हमारा मेजर मकसद किसी भी हम प्रोडक्ट को या कोई भी हमारे पास मेडिसिन हो उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग कैप्सूल डिस्कस कर रहे हैं उसमें मोस्टली रिलेट करता है वो आपकी वेसल्स के साथ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के साथ, जिसमें हम डिफरेंट उसको कैटेगराइज करते जाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को, जिसमें हम सिंपली कहेंगे हार्ट की आर्टरीज, हार्ट की वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स और पेरिफेरल वेसल्स की बात करेंगे। तो हम तीन कैटेगरीज करेंगे वेसल्स को, ये कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। उसके अलावा हमारे पास जब भी कोई आप प्रोडक्ट देखते हो उस प्रोडक्ट के मेजर इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं कि इस प्रोडक्ट में चीजें कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। और थर्ड आता है हमारे पास एफिकेसी, अगर कोई पेशेंट वो प्रोडक्ट ले रहा है तो उस प्रोडक्ट की कितनी एफिकेसी है, वो कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एंटीऑक्सीडेशन एक्सपेरिमेंट, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, उनका बॉडी के ऊपर एक्शन क्या होता है, और हमारे जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं जो हमारे पास रिजोनोवेशन कैप्सूल्स हैं उनका उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, तो उसका हम एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सूटेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, अगर इसमें हम मोस्टली ये चीज देखते हैं कि कौन से पेशेंट्स हमारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें हम इस कैप्सूल को इंडिकेट करते हैं, किन पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोजेज, डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, आप किस क्वांटिटी में देते हो, दिन में कितनी बार लेने हैं, कितने कैप्सूल लेने हैं, कितने टाइम के लिए लेने हैं, तो हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट आएगा हमारे पास केस अराउंड अस, तो हमने जनरल अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने अगर कोई क्लिनिकल सेटअप कर रहा है तो वो वहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने फ्रेंड्स के अंदर, फ्रेंड लिस्ट में, क्लासमेट्स में ऑब्जर्व करे किसको वो साइंस एंड सिम्टम्स आ रही होंगी और किसको उस चीज की जरूरत है जो कि ऑलरेडी इसको नहीं दी जा रही। तो हमने इसमें बेसिक नीड्स को देखना होगा अपने सराउंडिंग्स में। हम लोग कल बात कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर पैथोलॉजीज की। तो मेजर हमारे पास वास्कुलर इशू मोस्ट कॉमन आते हैं दो, एक हम कहते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस और एक कहते हैं एथीरोसेक्लेरोसिस।
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की जहाँ बात होगी उससे हम मुराद ये लेंगे आपकी वेसल्स की हार्डनिंग हो रही है, थ्रेड लाइक आपकी वेसल्स बन जाती हैं, रोप की तरह की हार्ड हो जाती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। और सेकंड हम एथीरोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे जिसमें वेसल्स का बोर कम हो जाएगा, वेसल्स की ओपनिंग जो है वो कम होती जाएगी। तो मोस्ट कॉमन जो डिजीज प्रेजेंट करती है पेशेंट्स में वो यही है एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हम कहते हैं सिंपली उसका वेसल्स का बोर कम होता जा रहा है। और वो किस वजह से कम हो रहा है उसकी दो रीजंस हो सकती हैं हमारे पास। नंबर वन, फैट एम्बुलेशन, फैट अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाए वहां पे। किस तरह होगी वो, डाइट से, आपकी डाइट से फैट ब्लड में शामिल होगी और वो ब्लड से आपकी वेसल्स के अंदर अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं फैट अकामुलेशन। सेकंड हमारे पास हो सकता है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, कहीं पे भी वेसल के अंदर कोई डैमेज हुआ, ब्लड वेसल के अंदर कहीं पे भी, अगर सिंपली मैं यहाँ पे ड्रॉ करना, जेब भाई मुझे वो मार्कर शो नहीं हो रहा यहाँ पे राइट करने के लिए। फरहाद भाई ये स्कॉटी ओपन कर दें तकरीबन ऑल इसकी। अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो मुझे शो नहीं हो रहा। वकास भाई फरहाद भाई आप ना वकास भाई को होस्ट कर दें। जी वकास भाई अब करें आप। नहीं अभी भी शो नहीं हो रहा मुझे, पता नहीं कोई सेटिंग में शायद इशू है। खैर हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास नैरो किस तरह होती है। अगर आपको एक साइड के ऊपर पिक्चर नजर आ रही है रेड कलर में, एक वेसल को शो किया गया है और उसको हाईलाइट किया गया है फैट अकामुलेशन के साथ। आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या होगा, फैट अकामुलेट होती जाएगी और नैरो करती जाएगी, और उससे होगा क्या, फर्दर आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज होती जाएगी, फैट उस पोर को नैरो कर देगी, तो आगे की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती जाएगी, जिससे होगा क्या, फर्दर जो टिश्यूज हैं, आगे की जो एक्सटेंशन हैं टिश्यूज की, उनके अंदर एस्कीमिया काज होगा। एस्कीमिया से मुराद ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिकली सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी और वो डिजनरेट होते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेजर दो डिजीजेस से। नंबर वन हम हार्ट के रिलेटेड डिजीज से बात करेंगे और नंबर टू हम ब्रेन की वेसल से रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। ये एक फैट एम्बोलिज्म। अच्छा एक और चीज मैं कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर दूं, एम्बोलिज्म और हमारे पास थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास किसी एक लोकलाइज्ड साइट पे कोई भी फैट की अकामुलेशन हो रही है, किसी भी तरह की प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है, प्लेटलेट्स बेसिकली सेल्स के ब्लड के खुलिए हैं, कुछ ब्लड सेल्स होते हैं ये, ठीक है। अब इनकी भी बाज़ अकामुलेशन से क्या होता है, नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है। अब फैट एम्बोलिज्म और फैट हमारे पास थ्रोम्बस में डिफरेंस एक मेजर ये होता है, आपके पास लोकल साइट के ऊपर जब भी कोई फैट की कम्युलेशन होगी उसको हम थ्रोम्बस कहेंगे, लेकिन वो थ्रोम्बस अगर वहां से उखड़ता है किसी भी ब्लड फ्लो की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, वहां से वो उखड़ा और ब्लड वेसल्स के अंदर उसने ट्रेवल करना शुरू किया और किसी और जगह जाके वो स्टक हो गया, फंस गया, तो उसको हम कहते हैं एम्बोलस। मूविंग थ्रोम्बस जो होता है उसको हम एम्बोलस कहते हैं, और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आपके वाइटल ऑर्गन जिसमें ब्रेन आ गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, उन मेजर हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इन वाइटल ऑर्गन्स की कैपिलरीज के अंदर जाके स्टक हो जाता है और इन वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इसको हम एम्बोलस कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, थ्रोम्बस इन पल्मोनरी वास्कुलेचर, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स। अब होगा क्या, हमारे पास सिंपली कोई फैट अकामुलेशन हुई या कोई हमारे पास प्लेटलेट्स एग्रीगेशन से लंग्स की किसी भी वेसल्स के अंदर डेपोजिशन होना स्टार्ट हो गई, तो उसमें डेपोजिशन से उस वेसल्स का बोर कम होता जाएगा, उसकी जो सप्लाइंग एरिया होगा जहाँ पे वो लंग्स के जिस पार्ट को सप्लाई कर रही होगी वहां पे उसकी कंप्रोमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो लंग्स का पार्ट अपना फंक्शन कम करता जाएगा। और जब उसका फंक्शन कम होना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली कुछ हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट एक्सप्लेन करेगा और आप ऑब्जर्व करोगे, जिसमें मेजर आते हैं आपके पास डिज्निया, सांस उखड़ना, फेफड़ों का जब भी मसल होगा सांस का मसला जरूर आता है। क्यों, अब वो किस वजह से आ रहा है, हमारे पास वास्कुलर में थ्रोम्बस पास हो गया, वो थ्रोम्बस क्या कर रहा है, लंग्स की प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा, तो लंग्स अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। जब लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी, जब गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी के अंदर डिज्निया स्टार्ट हो जाएगा, सांस खड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन जरूर आएगी।
क्यों? लंग्स का इस्कीमिया काज होगा, इस्कीमिया से टिश्यूज की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जब नेक्रोसिस से मुराद डैमेज टू द टिश्यूज, नेक्रोसिस होगी, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट होंगे, तो वहां पे चेस्ट पेन मेजर कंप्लेन होगी। नेक्स्ट आता है हेमोप्टीसिस। हेमोप्टीसिस से मुराद ये है हमारे पास ब्लड इन द लंग्स, उससे क्या होगा, लंग्स से हमारे पास वोमिट में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जब भी टिश्यू डैमेज होगा वहां पे बैक फ्लो से रप्चर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, काफी सारा एरिया डैमेज होगा, जब डैमेज होगा तो ब्लड सीप करेगा, ब्लड सीपेज आउट होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, उल्टी के साथ खून आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम हेमोप्टीसिस कहते हैं। आज हम यहाँ से मेजर स्टार्ट करना, कल तक हम वहां डिस्कस कर चुके थे, तो आज हमने बात करनी है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस की। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस से मुराद ये है, सेरिब्रम जहां पे बात आती है इससे रिलेट हम ब्रेन करते हैं। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिमाग को काफी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम बात करेंगे ब्रेन की। तो ब्रेन में थ्रोम्बोसिस कैसे होता है? सिंपली कोई भी फैट या हमारे पास कोई रप्चर हुआ, उससे क्या होगा, वहां पे ब्लड की कामुलेशन स्टार्ट हुई और वो थ्रोम्बस की फॉर्म में आ गया। अब वो थ्रोम्बस करेगा क्या? वो थ्रोम्बस आपके ब्रेन के आगे जो टिश्यूज की सप्लाई है उसको कंप्रोमाइज कर देगा। जब वो सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, डेफिनेटली हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आपका हर बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है, आपकी माइनर मूवमेंट से लेके आपकी कंट्रोल्ड मूवमेंट से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जिसमें हम कहते हैं आप मैदे की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आंतों की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हो रही हैं हमारी बॉडी में। हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कन इनवॉलंटरी, आप उसको रोक नहीं सकते अपनी विल पावर से, लेकिन आप अपनी बाजू को विल पावर से रोक सकते हो। बाजू की मूवमेंट्स नहीं करना चाह रहे, ना करो, करना चाह रहे हो जब मर्जी है, जिस एंगल पे करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। अब होगा कि ये सारी की सारी आपकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मूवमेंट्स आपकी ब्रेन कंट्रोल करता है। अब होगा क्या, जब भी थ्रोम्बस किसी आर्टरी में बनेगा, वो स्पेशली जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी उस एरिया का डैमेज होगा, और वो पार्ट आपका फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके इफेक्ट्स आपको पेरीफ्री में मिलेंगे, ब्रेन से हटके मिलेंगे, और इस तरह आपको साइन सिम्टम मिलेगा, बाजू मूव नहीं कर रही, लकवा हो गया है, बंदा बोल नहीं पा रहा, बिनाई चली गई, उसके अलावा मैदे में मसले हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशाब का कंट्रोल खत्म हो गया है, ये सारे के सारे रिलेट करते हैं आपके ब्रेन से। कोमा में चला गया पेशेंट, अक्सर इस तरह हो जाता है कि स्वेयर जब मेजर आर्टरीज, हम आप लोगों को ये आइडिया होगा कि हमारे बॉडी के अंदर वेसल्स जो हैं वो आगे अपने नेटवर्क्स बनाती हैं। मेजर वेसल्स डिवाइड होती है स्मॉलर्स में, स्मॉलर फिर मोर स्मॉलर्स में जाके डिवाइड होती हैं। मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मजीद क्लियर करना चाहूँ, तो मेजर आर्टरीज आपकी आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल से फिर कैपलरीज, कैपलरीज से फिर वो दोबारा वेन्यूल्स और वेन्स में शामिल हो जाती हैं। अब होगा क्या, हमारे पास मेजर वेसल्स जब डैमेज होगी तो वो उसके आगे ब्रांचेस की भी ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो ज्यादा एरिया डैमेज होने के चांस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन को अगर मैं सिंपल बताना चाहूँ तो हार्ट अटैक। मायोकार्डियल से मुराद है क्या हमारे पास, हार्ट के मसल्स का इंफाक्ट। एक बात क्लियर कर दूं, इन्फाक्शन को हम इस्कीमिया भी कहते हैं। इस्कीमिया क्या होता है, बेसिकली जहां ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है वहां पे इस्कीमिया काज हो जाता है। इस्कीमिया से मुराद ब्लड नहीं जा रहा वहां पे, जब ब्लड नहीं जा रहा तो ऑटोमेटिकली उसको ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ना उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो एरिया अपने मसल्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, उन डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है। काइंडली माइक ऑफ कर लें, उनमें डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन में हम मोस्टली हार्ट के मसल्स की ब्लड सप्लाई पे कंप्रोमाइजेशन की बात करेंगे। कल मैंने ये चीज बताई थी, हमारे पास करोनरी आर्टरीज जो कि बेसिकली हार्ट के मसल्स को सप्लाई करें। क्यों? क्योंकि हार्ट हमारा एक पंपिंग आर्गन है, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। जब रिलैक्स करता है तब हार्ट के अंदर ब्लड की फीलिंग होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ। अब होगा क्या, इस एक्टिविटीज के अंदर ब्लड जो है वो हार्ट को भी रिक्वायर है, हार्ट को भी अपनी मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, अपने मसल्स की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्लड सप्लाई की जरूरत है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो वो कहाँ से आते हैं, वो हार्ट के अपने वेसल्स होती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें, व्हाइट हार्ट जो बना हुआ है उसके ऊपर आपको रेड कलर की एक वेसल से डिफरेंट ब्रीक सी वेसल्स नजर आ रही होंगी, जिसमें
अब इन ब्रेक वेसल्स में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकती है। वो ब्लॉकेज आपको ब्लैक स्पॉट के नज़र आ रही है। वो ब्लॉकेज शो कर रही है कि इस एरिया की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हुई है और हार्ट के मसल्स का ये वाला पार्ट अपना काम छोड़ गया है। जब ये वाला काम छोड़ता है इसका मतलब हार्ट काम करना कम कर गया है या हार्ट ने काम करना छोड़ दिया है। तो उससे होगा क्या हार्ट अटैक, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हार्ट काम कर नहीं रहा और पेशेंट्स की पूरी बॉडी शॉक में चली गई है। उसकी पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गया है। तो इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ये अनटिल अनलेस अगर इसको अर्ली सिम्पटम्स पे ट्रीट ना किया जाए तो डेथ काज हो जाती है। इसी तरह हम सेरिब्रल हेमरेज की बात करें, एक क्लियर और छोटा सा कंसेप्ट सब समझ लें। हमारे पास हेमरेज और इन्फार्क्ट में एक डिफरेंस है। हेमरेज और इन्फार्क्शन में एक डिफरेंस है। इन्फार्क्ट होगा, दोनों में ब्लड सप्लाई कट आउट हो जाएगी, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी। लेकिन ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, हेमरेज में आपकी वेसल्स फट जाएगी तो उससे आगे के एरिया को ब्लड नहीं जा रहा होगा। कहीं पे भी आपकी लीकेज हो रही है, अगर सिंपल एग्जांपल दूं, कहीं पाइप आप ट्रांसफर कर रहे हो और उसमें मिड में कहीं कट हो गया तो मोस्टली लिक्विड वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आगे की सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी, आगे लिक्विड कम जा रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं हेमरेज। और इन्फाक्शन क्या होता है, बेसिकली बोर का नैरो हो जाना। उसमें ऐसा कोई वेसल्स का रप्चर नहीं होता, बेसिकली वेसल्स की जो डायामीटर है वो कम हो जाता है। होगा दोनों में ही आगे वाले एरिया की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज, तो ये बात याद रखनी है। मेडिकली इसकी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, बहुत सारी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उनकी इतनी डीप डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब एंजियोसेक्लिरोसिस एंड हाइपरटेंशन, इसका क्या लिंक है हमारे पास? ये वही चीज है, जब भी आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा शरीयान फट गई दिमाग की। जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये सिंपल वर्ड है, दिमाग की शरीयान फट गई है। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो सुनते हैं स्ट्रोक हो गया है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन के अंदर वेसल्स का रप्चर हो गया। वो किस फॉर्म में हो सकता है? एक्सीडेंट की सूरत में हो सकता है, हेलमेट नहीं पहना था, बाइक पे जा रहे थे, फुटपाथ पे सर लगा, कहीं भी स्ट्राइक हुआ तो हेमरेज हो गया, ब्रेन के अंदर वेसल्स फट गई। उसमें एक रीजन वो हो सकती है, दूसरी रीजन हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब इन्फाक्शन किन कंडीशंस में हो सकता है? सिंपल आपका इन्फाक्शन कंप्रोमाइजेशन में हो सकता है। कहीं पे आपकी बॉडी के अंदर फैट अकामुलेशन, आपकी जो ब्रेन की तरफ वेसल्स जा रही थी उनके अंदर फैट अकामुलेट होना स्टार्ट हुई, उसने ब्रेन के फर्दर डैमेज कर दिया। उसके अलावा सराउंडिंग से भी हो सकता है, कोई ट्यूमर हुआ ब्रेन का, ट्यूमर ने वेसल्स को प्रेस करना शुरू कर दिया, वेसल्स प्रेस होंगी, उनकी फर्दर सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी और उससे भी क्या होगा? इन्फेक्शन काज हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स अक्सर आपके पास आते हैं वीकनेस के साथ। अगर किसी ने क्लिनिकल एक्सपोजर देखा हो या अपने फैमिली में देखा हो ब्रेन ट्यूमर का कोई पेशेंट, मोस्टली उनकी आईज के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, उनकी हेयरिंग के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी मसल्स वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, कोई बॉडी का एक पार्ट काम नहीं कर रहा और उसकी मेजर रीजन क्या होती है? ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है, कोई कैंसर है रसोली या दिमाग के अंदर, वो क्या कर रही होती है? वो ब्रेन की वेसल को कंप्रोमाइज कर रही होती है। तो हम लोग इस कैंसर से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी इस प्रोडक्ट का रिलेशन कैंसर से भी है। अब आगे हम जनरल बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज। कोई भी पेशेंट प्रेजेंट करता है या किसी पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स आते हैं या आप अपनी ऑब्जर्वेशंस में देखते हो, किसी पेशेंट्स में, फैमिली में, दोस्तों में किसी को अगर इन साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कुछ चीजें आना स्टार्ट हुई हैं तो वो रिस्क फैक्टर पे होगा कि उसमें डेवलप हो सकती हैं कार्डियोवास्कुलर या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज। अब वो सिम्टम्स हैं क्या हमारे पास? सबसे पहले हम सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज देखते हैं जो कि रिलेट करती हैं ब्रेन के साथ। अगर ब्रेन की वेसल्स की कंप्रोमाइजेशन हो रही है तो उसमें मेजर साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? डिजीनेस, मदहोशी एक आना स्टार्ट हो जाती है, गनूदगी टाइप, जनरल अगर वर्ड में यूज करूं, टिनाइटस, कान में सीटियां बजना। कुछ पेशेंट्स तो कहते हैं कान में सीटियां बजती हैं, इसका मतलब है उनका जो हेयरिंग का ब्रेन के अंदर सेंटर है उसके अंदर कंप्रोमाइजेशन चल रही है। ब्लाइंड विजन, दिखने में आंखों में धुंधलापन आ जाना। ये अगर आप लोगों में से कोई ग्लासेस यूज करता है तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा। मोस्टली अगर वो तकिया बैक के ऊपर सर के रखता है तो अक्सर उसका ना सर की पोस्टीरियर साइड, बैक साइड जो वो सुन्न हो जाती है। अगर किसी के साथ ऐसे होता है तो काइंडली जस्ट माइक ऑन करके यस और नो कह दे।
अगर कोई ग्लासेस यूज़ करता है उसको बैक ऑफ द हेड पे अक्सर सुनपन होता होगा। मेजर होता है वो जब कंप्रेस करता है, कंप्रोमाइज़ेशंस आती हैं, आँखें थकना शुरू हो जाती हैं, वो ब्लड विजन कैटेगरी में आता है। नम्ब लिम्ब्स, आपके नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है, पेरिफ्रीज़ में, आपके आर्म्स में, आपकी लेग्स के अंदर नमनेस आना स्टार्ट हो जाती है, सुनपन स्टार्ट हो जाता है। ये भी बेसिकली ब्रेन के अंदर कंप्रोमाइज़ेशंस को शो कर रही होती है। फेस एंड टंग का इश्यूज़ आना, लकवा हो जाना फेस पे आता है, ज़ुबान का लड़खड़ाना, अक्सर फालिज के मरीज़ों में ज़ुबान खत्म हो जाती है, बोल नहीं पा रहे होते, ज़ुबान के मसल्स की वीकनेस आ जाती है, वो भी ब्रेन से रिलेट करती है और ये मोस्टली फालिज के मरीज़ों में हो जाता है। स्पेशली वो जिनको बॉडी के अंदर राइट साइड का फालिज हो, दाईं बाजू, दाईं टाँग काम नहीं कर रही, उनके अंदर ज़ुबान का खत्म हो जाना, बोलना खत्म हो जाना बहुत ही कॉमन होता है। उसके बाद इंसोम्निया, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, ड्रोजीनेस, सिंपल गनूदगी, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, ब्रेन के अंदर ब्लड कंप्रोमाइजेशन की मेजर रीजन है और इसका कुछ हद तक रिलेशन आपकी मसल्स की स्टिफनेस आती है, नेक मसल्स की स्टिफनेस हो गई, टेंशन हो गई, उन कंडीशंस में ब्रेन का ब्लड कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाता है और आधे सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। ब्लड ब्रेन के उस पार्ट का ब्लड कंप्रोमाइज हो रहा होता है और माइग्रेन पेन आपको एक साइड पूरी के अंदर आता है, माथे तक दर्द आता है, आंख के पीछे दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हाइपोमेंसिस, इससे मुराद आपकी बेसिकली मेमोरी का वीक हो जाना। ब्रेन के अंदर अक्सर कहा जाता है दिमाग में खून प्रॉपर नहीं जा रहा, हमारा बच्चा चीजें भूलना शुरू हो गया है। अगर एंड पे टाइम बचा तो इससे रिलेट में एक आपको अपना प्रैक्टिकली केस एक सुना दूंगा अगर टाइम हुआ हमारे पास। और इन आर्टिकुलेसी में आपका बोलने में इश्यूज आ जाना, ड्रोलिंग, अक्सर लोग जब सोते हैं उनके मुंह से राल टपकती है, पानी आता रहता है, ये भी ब्रेन की एक डिजीज है, ब्रेन के पार्ट्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। एपिस्टेक्सिस, मोस्टली क्या होता है, नसखीर आ जाना, नाक से खून आ जाना गर्मी में स्पेशली, फौरन से कहा जाता है दिमाग के ऊपर ठंडा पानी डाला जाए, दिमाग का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, दिमाग की ब्रेन सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और वेसल्स का रप्चर होना, हेमरेज की तरफ जा रही होती है, जिसकी वजह से नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो फौरन कहा जाता है ठंडा पानी डाला जाए ताकि खून कंप्रोमाइज हो जाए, रुक जाए जो बाहर ज्यादा निकल रहा है। टेम्बल, टेम्बल सिंपली आपकी वीकनेस है, बॉडी की वीकनेस है। स्लो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, अक्सर लोगों का आप देखते हो क्विक रिस्पॉन्स होता है, उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, कुछ लोग स्लो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। एस्थीनिया सिंपली वीकनेस है। उसके बाद एबनॉर्मल स्वेटिंग एंड एंग्जाइटी, टेंशन मोस्टली रहती है, ठीक है, और उसके अलावा स्वेटिंग, पसीने एबनॉर्मल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये मोस्टली कैंसर पेशेंट्स में होता है, एबनॉर्मल पसीने आ जाना। उसके बाद हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो क्या होंगे, दिल के मसलों की साइंस सिम्टम्स क्या होंगी, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में किसी के कुछ भी एक्सपोजर में जो इसका सोशल सर्कल है उसके अंदर वो ये साइंस सिम्टम्स किसी में देखता है तो उसको आइडिया हो जाए कि ये प्रोन टू रिस्क पे हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, दिल के मसले इसको रिस्क पे हैं, इसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है जो इसको फर्दर लीड कर सकती है इसकी तरफ, दिल के मसले की तरफ। थैंक यू जय भाई। उसके बाद आता है हमारे पास, मोस्टली हम इसकी साइंस सिम्टम जब देखते हैं तो मोस्टली हार्ट पेशेंट्स कहते हैं हमारे पास चेस्ट, लेफ्ट आर्म पेन, अक्सर सुना होगा लेफ्ट आर्म में पेन, लेफ्ट शोल्डर में पेन, वो रिलेट कर रही होती है आपकी हार्ट से। तो इस तरह की सिम्टम्स जब आती हैं तो वो हार्ट के इश्यूज में आ रही होती है मोस्टली, जिसमें आर्म पेन, नेक पेन, लेफ्ट शोल्डर पेन। उसके बाद गेटिंग टायर्ड, थकावट हो जाना, एंग्जाइटी, परेशानी होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ना, डिज्निया, फटीग, डिज्निया मीन सांस का मसला होना, व्हेन डूइंग मैनुअल लेबर, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उनका सांस फूल जाता है, उनको फटीग स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो वो भी प्रोन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं। उन लोगों के अंदर आपको रिस्क फैक्टर्स ढूंढने चाहिए कि उसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रीजन क्या हो सकती है। सफर विद पैल्पिटेशंस, दिल के अंदर घबराहट होना, अक्सर लोग कहते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है अचानक से, उनको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। चेस्ट कंजेशन, छाती में भारीपन रहना, घुट्टी घुट्टी छाती रहना, ऐसे पेशेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि कोई अंदर से दबा रहा हो। पेन व्हेन गेटिंग फुल और कोल्ड, सर्दियों में क्या होता है हमारे पास, फ्लू जब हो पेशेंट को या कोल्ड जुकाम हो, उस कंडीशंस में क्या होता है, ठंड में उनको छाती के अंदर कंजेशन फील होती है, छाती घुट्टीपन रहता है।
तो ये भी आपके कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइजेशन की तरफ लीड करता है। उसके अलावा फील नियरली सफोकेटेड, पेशेंट्स कहते हैं दम घुट रहा है। कुछ लोग कमरे में बैठते हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं, वो कहते हैं मेरा तो दम घुट रहा है, उसको हम सफोकेशन कहते हैं। तो वो भी लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइजेशन की साइंस है। व्हेन स्लीपिंग स्पेशली, सोते हुए कहते हैं हम मुंह पे चादर नहीं लेके सो सकते, लेकिन दूसरे लोग लेके सो रहे हैं, बारीक सी चादर है, सीधा नहीं लेट सकते, डबल तकिया रख के सोते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं दिल के मसलों की। फील वीक, कमजोरी फील करना। उसके अलावा स्टेयर्स चढ़ना और उतरना, उसमें सांस का बहुत ज्यादा फूलना, फटीग आ जाना, टांगों में दर्द हो जाना, ये साइंस सिम्टम्स हैं आपकी कार्डियोवास्कुलर इश्यूज की। उसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूँ आपको, जो जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, वो मेजर पाँव का सूज जाना। अक्सर लोग कहते हैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाना, एडीमा उसको हम कहते हैं मेडिकल में, उसका आ जाना। तो वो भी आपको लीड करता है कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ। अब मेजर हमारा पॉइंट स्टार्ट होने लगा है कि हम लोगों ने जो साइंस सिम्टम्स देखी हैं वो करती हैं और उनमें होती किन डिजीजेज में है, आपको आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ कि हमारी प्रोडक्ट क्यों हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। रेजुनिवेशन कैप्सूल्स क्यों हम लोग ने, तो ये बेसिकली आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स में आती है, आपको डिजीज से बचाती है। कोई लोग रिस्क पे हैं, या जो जनरल, जिनका मैंने जिक्र किया था, जो क्लाइंट्स होते हैं जनरल फिटनेस के लिए आते हैं, उन लोगों के अंदर ये कार्डियोवास्कुलर और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट करती है। जो कैप्सूल है रेजुनोवेशन कैप्सूल, वो आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। हम इसके आगे देखेंगे, यूजेस मजीद भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसकी कंपोजिशन में 4 हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास गाइनोस्टीमा पेंटाफिला। ठीक है, ये एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है। ठीक है, इसमें मेजर क्या काम करती है, ये मेजर आपके पास आती है एफिकेसी क्लियरिंग हीट एंड टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर जो हार मटेरियल्स हैं उनको क्लियर करती है, उनको रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा रिलीफ करती है कफ को, उसके अलावा रिड्यूस करती है फेलगम को। फेलगम बेसिकली आपकी जो जब भी चेस्ट का इश्यू होता है ना, तो आपको कुछ एवं ही एक्स्ट्रा लिक्विड मुंह से आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थूक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर। तो वो एक्स्ट्रा आती रहती है, तो ये उस चीज को खत्म करती है। क्लियर। अब उसके अलावा इसके कुछ और मेजर फंक्शंस हैं हमारे पास। एडजस्ट करती है लिपिड्स को, ब्लड की लिपिड को एडजस्ट करती है, ज्यादा हो रही है तो उसको कम करती है, ग्लूकोज की क्वांटिटी को मेंटेन कराती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग में इफेक्टिव है। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में बहुत इफेक्टिव है, उनको बेहतर करती है। जो हमने बात की थी, जो हमारे पास हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो दिल की वेसल्स हैं, उनके ब्लड सप्लाई को बेहतर करती है। एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ब्रेन के ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। उसके अलावा काम नर्व्स, जिसकी हमने बात की थी, नमनेस आना, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है नर्व्स, जिनमें सुनपन आना स्टार्ट हो जाना, टिंगलिंग, सुइयां चुभती रहती हैं, तो उन कंडीशंस में ये नर्व्स को बहुत बेहतर करती है, इस तरह सेंसेशंस को बेहतर करती है। उसके अलावा क्या करती है, हमारे पास प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है। जो मैंने बात की थी स्टार्ट में, हमारे पास जो थ्रोम्बोसिस है वो 2 तरह से हो सकती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन से भी हो सकती है, और हमारे पास कोई भी प्लैग हो सकता है जिसमें हम मोस्टली फैट अकामुलेशन लेते हैं। तो ये क्या करती है, हमारे पास ब्लड फ्लो को स्मूथ करती है और प्रिवेंट करती है एथीरोसिस को और प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को, ताकि वेसल्स नैरो ना हो, और क्या सिंपली प्रिवेंट करेगी कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस को। नेक्स्ट आता है एंटी इफेक्ट है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हमारी बॉडी नेचुरली तौर पे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देती है। वो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हो तो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। तो हमारे अंदर कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो उनके अंदर वो डिजीजेस ज्यादा एक्सपोज हो रही होती हैं, उनमें बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही होती है, तो उनके अंदर इसका बहुत रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का।
ये क्या करते हैं बेसिकली टिश्यूज को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल है। एंटी कैंसर भी है, जो मैं बात कर रहा था कैंसर से रिलेटेड। अगर किसी पेशेंट को सेरेब्रोवास्कुलर कंप्रोमाइजेशन है, उसके ब्रेन में ट्यूमर्स के चांसेस, उसकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फैमिली, अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है तो आपकी फैमिली में तो कोई कैंसर पेशेंट नहीं है, अगर वो कहता है यस, तो इसका मतलब वो पेशेंट भी आपका रिस्क पे हो सकता है। तो उसमें आप ये कैप्सूल दे के उसको कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हो। उसका मेजर तरीका ये है, कैंसर के अंदर आपकी एबनॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करती है, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकती है, उसको होने ही नहीं देती। तो प्रिवेंटिव है कैंसर के लिए। उसके बाद है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट टी पॉलीफिनोल। ये भी हमारे पास एक हर्ब ही है, जो कि बेसिकली क्या करती है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी विल एक्सेलरेट एजिंग, बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना जरूरी है। डिजीज, बीमार कर देती है अनटिल एनलेस आपका बॉडी ऑर्गन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और डेथ काज हो जाती है। काज रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ऑक्सीडेशन हो रही है बॉडी के अंदर तो ट्यूमर काज हो सकता है, इसलिए हमने बात की हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर को भी ग्रोथ से रोकती है। पहले तो उसको प्रिवेंट कर रही है, अगर किसी पेशेंट में अल्लाह ना करे हिस्ट्री में कैंसर आ रहा है तो उसकी ग्रोथ को रोकती है। इन्फ्लेमेशंस, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो इन्फ्लेमेशन काज करेंगे बॉडी के अंदर, पिगमेंटेशन, डिजीज, बीमारियां, और क्या होगा, अनटिल अनलेस पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे एप्पल की एग्जांपल दी हुई है, एक रीजन में ऑक्सीडेशन हुई है तो उससे क्या हुआ है, सिंपल आप देख सकते हो कि सेम है, एक एप्पल है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और उसका एक साइड क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ उस साइड के ऊपर, तो वो गलना स्टार्ट हो गई, वो जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे होता है, ऑक्सीडेंट्स का हमारी बॉडी में भी सेम इफेक्ट यही है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा भी लेना चाहिए उन लोगों में जिनमें इम्यूनो कम्प्रोमाइजेशन होती हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट एक्सपेरिमेंट जिसकी हमने बात की थी, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सिंपल आप देखते हो हमारा कैप्सूल, रेजोनोवेशन कैप्सूल, क्या वाकई ही एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है कि नहीं करता, उस चीज को आप चेक किस तरह कर सकते हो। सिंपली आप एक बाउल लो, एक कप लो, उसके अंदर राइस डालो, राइस के ऊपर आयोडीन ड्रॉप्स डाल दो, तो क्या होगा, हमारे पास राइस ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है आयोडीन की वजह से। ये मेडिकल वाले न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे इस बात को। उससे क्या होगा, कलर ब्लैक हो जाएगा राइस का, उनमें ऑक्सीडेशन हुई। अब होगा क्या, आप टाइम्स की रेजोनोवेशन कैप्सूल वो ओपन करके और उन्हीं ब्लैक राइस के ऊपर डाल के देखो, जैसे ही डालोगे दोबारा से राइस वाइट कलर में आ जाएंगे। इसका मतलब है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है हमारे कैप्सूल ने, उसको रिजनोवेशन कैप्सूल ने दोबारा से डीऑक्सीडाइज कर दिया है, उसने उसको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दिया है, तो जो ऑक्सीडेशन हुई थी वो रिवर्स हो गई। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, आप जब कैप्सूल परचेज करोगे आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। तो ये हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का एक इफेक्टिव थेरेपी का, किसी प्रोडक्ट का एक आप ऑन द स्पॉट एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो, बाकी उसका इफेक्ट है कि नहीं है। अब उसके बाद ये करती क्या है, हमारे पास उसी बात कर रहे हैं हम, टी फेनोल जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है रिजनोवेशन कैप्सूल का, वो क्या कर रहा है हमारे पास, सिंपली ब्लड सप्लाई को बेहतर कर रहा है, लो वर्क कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, उसके अलावा इनहिबिट कर रहा है प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी, एंटीकोगुलेशन का इफेक्ट दे रहा है हमारे पास। उसके अलावा हाइपोक्सिया टॉलरेंस को बढ़ा रहा है, जो सांस फूलने की हम बात कर रहे थे उसको बेहतर करता है। हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी, अगर बॉडी में खुदा न खास्ता हम लोग ये बात करते हैं, अगर कोई हाइट के ऊपर जाता है, हम लोग अक्सर जमीन से जब नॉर्मल ग्राउंड एरिया से हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो हमारा ना एक सांस फूलने का इशू आता है, वो जरूर आता है, और उसकी रीजन यही होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर के साथ नहीं होती जिस तरह जमीन पे है, नॉर्मल ग्राउंड एरियाज में है। तो क्या होता है, हमारे पास अगर किसी पेशेंट्स ने ये कैप्सूल ले रहा है तो उसके अंदर हाइपोक्सिया, कहीं ऐसा एरिया गुंजान आबाद एरिया जहाँ पे धुआं भी है, ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, उसको बहुत जल्दी सांस का इशू नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, कैन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को कम करती है एक खास लेवल तक। तो हम बात कर रहे थे टीफिनोल की, टीफिनोल क्या कर रहा है हमारे पास, सिंपली एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दे रहा है।
डायबिटिक प्रिवेंशन में भी हेल्पफुल है। उसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, जो कि हमारे इसी रेजुनेशन कैप्सूल के अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट है। ये भी सिंपली क्या कर रहा है, हमारे पास बॉडी की रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा विटामिन सी खाएं, विटामिन सी खाएं। उसकी मेजर रीजन क्या है, आपकी बॉडी रेजिस्ट हो जाए वायरस से। जो कि कोरोना वायरस है, इन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों में इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो कमजोर हैं उनको कहा जा रहा है फूड्स चीजें खाना स्टार्ट कर दे। माल्टा जिस तरह आया हुआ था, विटामिन सी है। तो जिन प्रोडक्ट्स में, जिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन सी है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करके इस कैप्सूल में शामिल किया गया है, ताकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जो मैं बात कर रहा था इम्यूनो कम्प्रोमाइजेशन की, तो इन लोगों में इम्यूनो कम्प्रोमाइजेशन जिन लोगों में है, उनमें ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इस कैप्सूल के अंदर विटामिन सी को भी शामिल किया गया है। आल्सो प्रिवेंट करेगा कैंसर से और थ्रोम्बस फॉर्मेशन से, और एंटी एजिंग भी है, एंटी ऑक्सीडेशन भी है, और एंटी कैंसर भी है। लास्ट हमारा कंपोनेंट आता है, इंग्रेडिएंट आता है बीटा कैरोटोन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या कर रही है, सिंपली इंजेक्शन को बढ़ा रही है, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करती है, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन को ज्यादा करती है, वेस्ट मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करा रही होती है। उसके अलावा एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वही है जो ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देके फ्री रेडिकल्स को बॉडी से रिमूव करती है। उसके अलावा सिंथेटिक इफेक्ट विद विटामिन सी एंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। वही सेम चीज है, इसका भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है हमारे पास। आगे आता है हमारे पास अब एफिकेसी, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अब सिंपल ओवरऑल हमने उसके हर एक इंग्रेडिएंट को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास अब कम्बिनेशन ऑफ द 4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। अब वो चीज क्या करेगी हमारे पास, अब सिंपली कैप्सूल हम किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जिन पेशेंट्स में हमारे पास लिपिड्स लोअर द कंटेंट ऑफ हार्मफुल लिपिड एंड रिलीव वास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जिनमें वास्कुलर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज का इश्यूज आ रहा है, उनके अंदर रिलीफ देने के लिए हम ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। लोअर ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की थिकनेस जो कि फैट कम्युलेशन से, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने से आ रही होती है, उसको कम करती है, ताकि फ्लूइड आपका जो ब्लड है वो एक स्मूथ स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर सके। जो भी चीज जितनी विस्कोसिटी में ज्यादा होगी, उसके अंदर फ्लो उतना कम होगा। सिंपल सी एग्जांपल है हनी, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो शहद इसलिए लिक्विड फॉर्म में ज्यादा नहीं, वो सेमी सॉलिड या कुछ हमारे पास अलग सी कैटेगरी में होती है, इसलिए उसका फ्लो, अगर शहद आप जमीन के ऊपर फैलाएं तो वो उस स्पीड से नहीं फैलती जिस स्पीड से लिक्विड फैलता है। उसकी भी मेजर रीजन क्या होते हैं, विस्कोसिटी। तो हमारे ब्लड की भी एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी है। अगर ब्लड के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, उन लोगों में हम इस कैप्सूल को रेकमेंड करते हैं, और वो क्या करता है, विस्कोसिटी को कम कर देता है, और उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो स्मूथ हो जाएगा। इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, सेम वही बात है हमारे पास। थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटीज, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे पास जो टी फिनोल है वो क्या कर रही थी, हमारे पास डायबिटिक ट्रीटमेंट्स में भी यूज हो रही थी। रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन, सेम वही चीज है, एंटी एजिंग है, एज को डिले करती है हमारे पास। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो जल्दी बूढ़ा हो जाती हैं, उसकी मेजर रीजन एंटी ऑक्सीडेटिंग उनमें ऑक्सीडेशन हो रही होती हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर दें, तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन जब नहीं हो रही होगी, ऑटोमेटिकली एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा। उनको कुछ हद तक उनकी एज की कुछ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स कहूँ, तो उनकी लाइफ की जो जवानी के जो स्किन का टर्गर है, जो स्किन की नॉर्मल टेक्सचर होता है, वो कुछ हद तक डिले हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास आता है इम्प्रूव इम्यूनिटी टू प्रिवेंट ट्यूमर। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स देते हैं, प्रिवेंट भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। इनहेंस हाइपोक्सिया टॉलरेंस टू कीप वेगरस, ऐसा एरिया जहाँ पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस क्रिएट करता है कि आप उस ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त कर सकें। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सूटेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स, जिसमें सिंपली हाइपरलिपिडीमिक पेशेंट, जिन लोगों में लिपिडीमिया का इशू है, लिपिड्स ज्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, दिल के बीमारियों वाले, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले, पीपल विद हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वाले, जिनमें रिस्क किस चीज का होगा, शरीयान के फट जाने का, ब्रेन हेमरेज का रिस्क हो सकता है, तो उन लोगों में हम दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू कंट्रोल द डायबिटीज। उसके अलावा
पीपल ईटिंग हाई फैट, हाई प्रोटीन फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से ईट कर रहे थे फैटी चीज़ें। मोस्टली हम लोग फास्ट फूड जितनी भी हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बेहतर जानते हैं, डायटीशियंस इस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं कि अक्सर हमारी फास्ट फूड्स में फैटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चीज़ का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर वो रिस्क फैक्टर्स पे होंगे, उन लोगों में रिस्क होगा डिजीज़ेज़ डेवलप होने का। तो उन लोगों में हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू प्रिवेंट दैट डिजीज़ेज़। उसके अलावा वीक बॉडी जिसमें हमने बात की थी, इम्यूनिटी का कंप्रोमाइज़ेशन आ रही है या ब्रेन की वजह से कोई वीकनेसेस आ रही हैं, तो उसके अंदर हम इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसे लोग जिनमें लिविंग विद ग्रेट वर्क प्रेशर, मोस्टली एंग्जायटी, टेंशन रहती है जिन लोगों में, उनमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गेटिंग अर्ली टायर्ड, जो लोग जल्दी थक जाते हैं, उन लोगों के अंदर जिस तरह हमने बात की थी, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मोस्टली रिलेट कर रहे होते हैं। सांस फूल जाना, जल्दी थकावट हो जाना, दिल की बीमारियों की अलामात में शामिल है। उसके अलावा मिडल एज एंड ओल्डर एज ओवर 40 ईयर्स, हमारी ओल्ड एज में वैसे ही सिंपली वेसल्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी उस तरह नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही होती, इम्यूनिटी कंप्रोमाइजेशन हो रही होती है। विद द पैसेज ऑफ एज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती जाती है। इसलिए इस सिचुएशन में भी कहा जा रहा है कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में कि आप इस एपिडेमिक डिजीज से बचने के लिए, जो ओल्ड एज स्पेशली उनकी डेथ ज्यादा हो रही है, उनमें मेजर रीजन क्या है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, तो उन लोगों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कैप्सूल दिया जा सकता है। डोजेज, खुराक किस तरह देनी है, यहाँ पे सिंपली 3 टाइम्स ईच डे विद 4 कैप्सूल्स ईच टाइम, एक टाइम में 4 कैप्सूल भी सेफ हैं इसके, और दिन में 3 दफा भी दिया जा सकता है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन वेरी कर सकती है। आपको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन उसको आप बीडी में दे सकते हो, दिन में 2 दफा एक-एक कैप्सूल दे सकते हो। एज की वजह से दिन में 3-3 कैप्सूल दे सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आप इसको सिंपली पेशेंट के एज की वजह से, बच्चा है, बड़ा है, उसके अलावा ओल्ड एज में है, तो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसकी डोज़ को एडजस्ट कर सकते हो। तो पर डे इसके 12 कैप्सूल्स भी अगर देखा जाए तो सेफ डोज़ है। तो कैन टेक द प्रोडक्ट विद द अदर ड्रग्स। सबसे बड़ी चीज़, पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम और भी तो मेडिसिन खा रहे हैं, क्या इसको भी उनके साथ ले सकते हैं? कोई रिएक्शन तो नहीं होगा? तो नहीं होगा, इसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये टिपिकल आपकी जड़ी-बूटियों से बनी है, हर्ब से बनी है, तो इसके साइड इफेक्ट्स एज़ सच ना होने के बराबर है। उसके अलावा सूटेबल टू एनी सीज़न, किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि सर्दी है, गर्मी है, उ उसके अलावा कोई भी कंडीशन है, बुखार है, बीमार है बंदा, इसको ले सकता है। इट्स बेटर टू टेक द प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोई भी प्रोडक्ट, हमारी हर्ब्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको लॉन्गर टाइम के लिए लेना ज़रूरी होता है। क्यों? उसकी मेजर रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि स्लो डोज़ के अंदर बॉडी के अंदर उस चीज़ को काज़ कराती है, क्योंकि ये 100% नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो नेचुरल चीज़ को बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट लाने में कुछ टाइम लगता है। तो लास्ट में हमारी जो सिंपल चीज़ थी, केस अराउंड अस, आप लोग देख सकते हो अपनी सराउंडिंग में इन साइन सिम्पटम्स के साथ जो लोग हैं या जो लोग ऑलरेडी डिजीज़्ड हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप लोग रिकमेंड कर सकते हो। मेरे फिज़िकल थेरेपी के बहुत से पेशेंट्स हैं जिनमें मैं इनको रिकमेंड करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसको इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। थैंक्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। हम हार्डली 5 मिनट्स लेते हैं क्वेश्चंस के लिए। मेरी तरफ से एंड हो गया। कोई किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।